डियर स्टूडेंट, इस वीडियो पे हम लोग करेंगे क्लास 12th बायोलॉजी की 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ, जो कि आपको पता है कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं टिप्पणी के अंतर्गत काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पूरी बायोलॉजी से आपके सामने यहाँ पर 10 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टिप्पणियाँ इस वीडियो में आपको मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको पूरा हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी इनके आने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं यहाँ पर टिप्पणियाँ कैसे लिखना होता है। और आपके बोर्ड एग्जाम में ये 2 नंबर से लेकर 3 नंबर तक के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है अनिषेक फलन। ठीक है, तो अनिषेक फलन पर आपको टिप्पणी देना है। तो चलिए जानते हैं क्या होता है अनिषेक फलन। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो ऐसे फल, यानी कि यहाँ पर ये फलों से संबंधित होता है। ठीक है, तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के होता है उसे अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है, अनिषेक फलन अलग प्रक्रिया है और अनिषेक फल आपका इसी से रिलेटेड है, कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे फल जिनका निर्माण बिना निषेचन के यानी कि फर्टिलाइजेशन के बिना हो जाता है उनको बोलते हैं अनिषेक फल, और तथा फल के निर्माण की इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। यानी कि जो इस प्रक्रिया में फल बनते हैं, ये जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसको अनिषेक फलन कहते हैं। और इस प्रोसेस के द्वारा जो फल बनते हैं उनको अनिषेक फल कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है अनिषेक फलन। अब जैसे बात करें इसमें क्या होता है, जैसे अंगूर हो गया, संतरे हो गया, तरबूज हो गया, ये सभी क्या है अनिषेक फल होते हैं, है ना। और इन्हीं जो है इसी प्रोसेस से इन सभी फलों का निर्माण होता है। तो आप इसको समझ सकते हैं सिंपल तरीके से, काफ़ी आसान है। बस इतना आपको लिखना है अगर आपका ये क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाए कि अनिषेक फलन पर टिप्पणी करिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन सेकंड है, देख सकते हैं। और इसमें कहा गया है कि बहुभ्रूणता क्या होती है। चलिए बहुभ्रूणता को जानते हैं कि क्या है आखिरकार बहुभ्रूणता। जैसे कि अगर आप ध्यान से समझें तो बहुभ्रूणता यानी कि आपका यहाँ से इसका अर्थ स्पष्ट हो रहा है। बहुभ्रूणता यानी कि भ्रूणता, यहाँ पर जो भ्रूण है वो इसमें एक से ज्यादा अधिक होंगे। ठीक है, जैसे कि कहा गया कि जब किसी एक बीजांड या बीज में से, है ना, जैसे कि कोई बीजांड है या बीज है, बीज में से एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं। ठीक है ना, एक से अधिक, जैसे कि मैं यहाँ पर शुरू में ही आपको बता दिया कि यहाँ पर एक से अधिक भ्रूण होंगे, तो एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो इसे बहुभ्रूणता कहते हैं। अब देखिए यह घटना कहाँ पर होती है, तो यह घटना अनावृत्तिबीजी पौधों में अधिक होती है। किसमें? अनावृत्तिबीजी पौधों में। और परंतु बात करें तो यहाँ पर आवृत्तिबीजी पौधों की, तो यह आवृत्तिबीजी पौधों में बहुत ही कम पाई जाती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बहुभ्रूणता किस पे पाई जाती है, मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन गया, तो आप बताएंगे कि जो बहुभ्रूणता है वो अनावृत्तिबीजी पादपों यानी पौधों में ज़्यादा पाई जाती है, यानी कि बहुत अधिक पाई जाती है। और जो आपके यहाँ पर अनावृत्तिबीजी पौधे, आवृत्तिबीजी पौधे होते हैं या पादप होते हैं, उनमें ये कम पाई जाती है। ठीक है ना। अब चलिए बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो आप बता देंगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक। ठीक है ना, यहाँ पर कर लीजिएगा एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। क्वेश्चन पूछता है ऑब्जेक्टिव में, कई बार ये क्वेश्चन आया है कि बहुभ्रूणता की खोज किसने की, तो आप बताएंगे एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने। और किसमें की थी, तो संतरे में। ठीक है ना, तो इतना याद कर लीजिएगा, ये होती है बहुभ्रूणता। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी आपका, और जितने भी टिप्पणियां आपको यहाँ पर बताई जाएंगी सारी की सारी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक आपको वॉच करना है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर अगला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट टिप्पणी आपकी यहाँ पर आती है सह प्रभाविता। तो सह प्रभाविता क्या है, चलिए जानते हैं। देखिए यहाँ पर सह प्रभाविता का क्या मतलब है, इसमें आपका लिखना है आपको कि जब किसी कारक या जीन के, ठीक है, कोई कारक या जीन के एलील में से कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सह प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, काफी सिंपल सा आप समझ सकते हैं। मतलब कि कह रहा है कि जब किसी कारक या जीन के एलील में से, ठीक है ना, कोई भी पूर्ण रूप से प्रभावी या अप्रभावी ना होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं, इसे बोलते हैं सह प्रभाविता। समझ सकते हैं, काफी इजी है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि मनुष्य में जो रुधिर वर्ग है, ठीक है ना, ये होता है सह प्रभावी। जैसे कि अगर बात करें यहाँ पर एक नर ले और एक आप लोग मादा ले लीजिए, ठीक है, और उनमें जो आपका भ्रूण उत्पन्न होगा, ठीक है ना, तो उसमें जो रुधिर वर्ग होगा वो सह प्रभावी होगा। ठीक है ना, 50-50 होगा। मतलब कि दोनों में से किसी एक का पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं होगा,
अलग अलग नहीं दिखाई देगा, केवल और केवल बोलें तो दोनों का मिश्रण दिखाई देगा, मतलब कि सह प्रभावी आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं सह प्रभाविता। कर लीजिएगा अगला क्वेश्चन। यहां पर आपके सामने नेक्स्ट टिप्पणी आती है अपूर्ण प्रभाविता। तो देखिए अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है, चलिए इसको जानते हैं। तो इसमें समझना है कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में, ठीक है, यहां पर अपूर्ण प्रभाविता में देखिए सह प्रभाविता और अपूर्ण प्रभाविता थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि जब विपरीत लक्षण के जोड़ों में एक लक्षण दूसरे को पूरी तरह से प्रभावित ना करे या ना कर सके या ना करे, ठीक है ना, तो इस घटना को अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। जैसे अगर बात करें यहां पर प्यारे बच्चों, यहां पर आपके सामने है एक लाल पुष्प, या आप ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे कि आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान समझिएगा। आप लोग जैसे कि यहाँ पर शुद्ध लंबे पौधे ले लिए, ठीक है ना, ये आपके क्या है शुद्ध लंबे पौधे हैं, और एक तरफ आप शुद्ध पौने पौधे, ठीक है। तो यहाँ पर अब अगर इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाएगा यानी संकरण कराया जाता है, ठीक है, तो जब इन दोनों के बीच संकरण होता है तो जो आपकी पहली पीढ़ी होगी F1 पीढ़ी जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, ठीक है, यानी कि जो आपको यहाँ पर मिला वो क्या मिलेगा, शुद्ध लंबे पौधे मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे में यहाँ पर जो F1 पीढ़ी आपकी मिली इसमें आपको इस प्रकार से प्रभावी लक्षण दिखाई देगा, मतलब कि ये पूर्ण रूप से प्रभावित नहीं करेगा, इसको बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको सामने दिख रहा होगा एक तरफ लाल पुष्प है और एक तरफ सफेद पुष्प है, ठीक है ना। अब यहाँ पर अगर देखें तो एक तरफ कैपिटल आर और यहाँ पर स्मॉल आर, जब इनके दोनों के बीच संकरण होता है, क्रॉस होता है, तो यहाँ पर जो F1 पीढ़ी है इसमें आपको मिलेंगे गुलाबी पुष्प, ठीक है। और आप देख सकते हैं एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर, इसको बोलते हैं स्वपरागण, ठीक है ना। तो स्वपरागण के द्वारा इस प्रकार से प्रोसेस होता है, इसको बोलेंगे अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है ना। तो इसको समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेंडल के नियमों से रिलेटेड है, तो इनको आप लोग जरूर से सारे क्वेश्चन जितने भी करा रहा हूं आप लोग पूरे क्वेश्चन कर लीजिएगा, और प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अब आपसे आने वाली इस प्रकार की जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो है एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, क्योंकि एग्जाम के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको यहाँ पर मैं प्रोवाइड कराने वाला हूँ इसी प्रकार से आंसर के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, या इसे बोलते हैं डीएनए अंगुली छापन, ठीक है ना, हिंदी में बोलेंगे डीएनए अंगुली छापन या डीएनए फिंगर प्रिंटिंग। तो चलिए जानते हैं डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्या होता है। देखिए तो यह एक ऐसी तकनीक है, यानी कि एक ऐसी तकनीकी है, तरकीब है, जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों की मूल आनुवांशिक पदार्थों में से में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है, ठीक है। अब इसका प्रयोग कहाँ होता है वो भी हम जानेंगे। तो इसे सर्वप्रथम किसने खोजा, तो एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। तो ये जो इस प्रकार से वैज्ञानिकों के नाम है तो इनको जरूर याद कर लेना है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन 100% बनते हैं। आपके बायोलॉजी के जो भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन आएंगे उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन इसी टाइप से बनते हैं, ठीक है। तो यह एक ऐसी तकनीकी होती है जिसके द्वारा विभिन्न व्यक्तियों या जीवधारियों के मूल आनुवांशिक पदार्थ, ठीक है, में विभिन्नताओं को देखा जा सकता है, और इसे सर्वप्रथम एलेक जेफ्रे ने इंग्लैंड में विकसित किया था। अब जैसे यहाँ पर इसके द्वारा क्या क्या होता है, इसके द्वारा खून, बाल, लार, वीर, योनि द्रव आदि के द्वारा अपराधी, खूनी, बलात्कारी की पैतृक पहचान संबंधी पहचान की जाती है। मतलब जैसे कि आए दिन काफ़ी सारे ऐसे जो है मतलब कि केस आते हैं जिसमें से कि उनकी पहचान की जाएगी, ठीक है ना, जैसे कि जो अपराधी होगा, है ना, और जैसे कि बात करें तो यहाँ पर माता पिता की जो पहचान करनी है अगर बच्चे से, तो यहाँ पर उनका जो डीएनए होता है, डीएनए जो है टेस्ट किया जाता है, तो उसके द्वारा पहचान लिया जाता है, यानी कि यही होता है पैतृक संबंधी पहचान, ठीक है, कि हाँ ये इस जो है मतलब कि वंश से है, या ऐसा कहें तो उनकी पहचान जो है डीएनए से कर ली जाती है ना। और अपराधियों की जो भी खूनी होते हैं तो उनकी भी पहचान इसी से की जा सकती है, ठीक है। तो ये होता है आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और इसका उपयोग आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इसको खोजा किसने था, तो एलेक जेफ्रे ने, और कहाँ पर, तो इंग्लैंड में सर्वप्रथम इसको विकसित किया गया था, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने टिप्पणी में आएगा ओपियाइड्स। ओपियाइड्स क्या होता है, चलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी है आपका, तो जानेंगे हम लोग ओपियाइड्स। देखिए ये क्या होता है, यह एक नशीली दवाओं का समूह होता है। ओपियाइड्स क्या है, ये एक नशीली दवाओं का समूह है, ठीक है। इसके अंतर्गत अफीम, हेरोइन,
स्मैक, मार्फिन, कोडीन आदि नशीली औषधियां शामिल हैं। यानी कि जो ये भी कहें तो अफीम, हेरोइन, स्मैक, मार्फिन, कोडीन ये सभी क्या होते हैं, नशीली पदार्थ होते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो नशीली दवाइयां हैं, पदार्थ हैं, इन सभी के समूह को बोलते हैं ओपियाइड्स। ठीक है, समझ गए होंगे। तो ये नशीली औषधियां इसमें शामिल हैं। अब बात करें, आमतौर पर इसका प्रयोग दर्द निवारक के रूप में किया जाता है और ये हमारे तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करते हैं। यानी कि इनको आप देखते होंगे, जैसे कि कोई मरीज होता है जो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा गंभीर बीमारी होती है, जिसको मतलब असहनीय दर्द हो किसी चीज़ में, तो उसको इस प्रकार की दवाइयाँ जो है इंजेक्शन के थ्रू ऐसे दे दी जाती हैं, जिससे कि उसको जो है लगता है कि मतलब जो है कुछ टाइम के लिए उसका दर्द जो है समझ में नहीं आता। ठीक है, तो ये कह सकते हैं कि ये दवा के रूप में भी उपयोग में लाया जाता है, और बाकी तो नशा के रूप में तो इनका उपयोग होता ही है। तो ये होता है, और ये किसको प्रभावित करते हैं, तो तंत्रिका तंत्र को। ठीक है, जो हमारे अंग का बॉडी का ये पार्ट है तंत्रिका तंत्र, इसको ये प्रभावित करते हैं। ठीक है ना, तो ये होता है ओपियाइड्स, कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद चलिए जानते हैं अगली हमारी टिप्पणी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है यहाँ पर इंटरफेरॉन। ठीक है, तो चलिए इंटरफेरॉन क्या होता है जानते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, यह वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा, ठीक है, वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन है। ठीक है ना, यानी कि जो आपका इंटरफेरॉन की बात करें तो ये क्या होता है, तो ये वायरस से संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्रावित एक ग्लाइकोप्रोटीन पदार्थ है, जो इन कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से सुरक्षित रखता है। क्या करता है, वायरस के संक्रमण से कोशिकाओं को सुरक्षित करता है, और इसका प्रयोग रोग निवारक के रूप में किया जाता है। रोग निवारक मतलब जैसे हमारी बॉडी में कोई रोग आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए ये क्या करता है, प्रयास करता है। तो कह सकते हैं रोग निवारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और बात करें, यह अंततः कोशिकीय विषाणुओं के गुणन को रोकता है, और इसीलिए इसे इंटरफेरॉन कहा जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी आपको मैं लास्ट में भी करा दूंगा हर एक टिप्पणी का। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना, आप लोग जुड़े रहिए, क्योंकि मैं शुरू से भूल गया हूं तो आप नहीं किए होंगे, तो अभी मैं आपको करा दूंगा। ठीक है ना, तो चलिए आप लोग चलिए इससे करते जाइए, इंटरफेरॉन से आप कर लीजिए यहाँ का। और इसके बाद चलिए नेक्स्ट देखिए, अगला आपके सामने यहाँ पर आता है प्रतिरक्षा। देखिए इम्यूनिटी क्या होती है, प्रतिरक्षा क्या है, देखिए यहाँ पर कि किसी भी प्राणी के, है ना, कोई जीव है, चाहे मनुष्य हो या कोई जानवर, किसी की बात करें, है ना, तो किसी भी प्राणी के शरीर के में शरीर द्वारा, है ना, शरीर द्वारा किसी रोगजनक से जो प्रतिरोग उत्पन्न होता है उसको रोकने की जो शक्ति होती है, समझ रहे हैं। मतलब जैसे कि कोई भी रोग हमारे बॉडी को टच कर रहा है, आ रहा है धीरे धीरे से, ठीक है, मतलब कि होने वाला है, तो बोले तो उसको रोकने के लिए, ठीक है ना, रोकने की शक्ति जो होती है उसको बोलते हैं इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरक्षा। ठीक है, मतलब कि हमारे शरीर से हमारा शरीर में ऐसी शक्ति जो कि किसी बाहर से आने वाले रोगजनक से लड़ने का काम करे, उसको बोलते हैं इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा। तो जिस व्यक्ति के शरीर में यह शक्ति होती है उसे रोधक्षम या प्रतिरक्षित कहते हैं। ठीक है ना, तो ये होती है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो आप बहुत ही सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है, क्योंकि ऐसे परिभाषाएं, ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही कम देखने को आपको मिलेगा, तो इसलिए इनको करते जाइए। और ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट नहीं होगा, वरना आप ढूंढते रहेंगे बुक में तो आपको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको पूरा कर लेना अच्छी तरीके से। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए, यहां पर नेक्स्ट टिप्पणी आपके सामने आती है बीटी कपास या बीटी कॉटन। तो यहां पर बात करें बीटी कपास की, तो बीटी क्या होता है, इसको बोलते हैं बैसिलस थ्रोएंजेसिस। क्या बोलते हैं, बैसिलस थ्रोएंजेसिस। ये क्या होता है, एक प्रकार का जीवाणु है। ठीक है ना, तो चलिए यहां पर बात करें इसका आंसर की, तो देखिए कपास में बीटी जीवाणु के आवेश प्रोटीन का क्या होता है, कपास में जो बीटी जीवाणु मतलब बैसिलस थ्रोएंजेसिस जीवाणु है, इसके आविष प्रोटीन का संश्लेषण करने वाली जीन को जीनी इंजीनियरिंग द्वारा निवेशित करके एक नई किस्म को तैयार किया जाता है, जिसे बीटी कॉटन कहते हैं। और यह एक कीट प्रतिरोधी किस्म होती है, और इसके द्वारा इसके प्रयोग से प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपए की फसलों को कीटों से बचाया जाता है। मतलब कि क्या होता है, कीट निर्माण की ये एक प्रकार की औषधि है। क्या होता है,
औषधि है, कह सकते हैं जो बैसिलस थ्रिएंजिसिस है ये कीटों का क्या करती है, नाश करती है। जैसे कोई फसल है उसमें इसका छिड़काव कर दिया जाएगा तो उसको जो है बचाया जा सकता है। तो ये आपका होता है बीटी कपास या बीटी कॉटन। तो आपको क्या करना है, इसका कर लेना है स्क्रीनशॉट, यहाँ से पूरा बचाया जाता है, ठीक है ना, इसको कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ से ये आपका खत्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है प्रतिबंधन एंजाइम। प्रतिबंधन एंजाइम क्या है, चलिए देखिए, यह एक ऐसा एंजाइम है जिसके द्वारा डीएनए खंडों को विशिष्ट स्थानों से काटा जाता है। यानी कि जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, तो कहा जाता है कि जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रतिबंधन एंजाइम जो है आपका। तो ये एक प्रकार से जो डीएनए को खंडों को तोड़ता भी है, जोड़ता भी है। अब अलग अलग एंजाइम इसमें होता है, जो जोड़ने वाला उसको क्या कहते हैं, तोड़ने वाले को क्या कहते हैं, ये भी हम जानते हैं। तो यहाँ पर है कि विशिष्ट स्थानों से ये काटता है और इसे जैविक कैंची भी कहा जाता है क्योंकि ये काटता है, ठीक है, तो इसको जैविक कैंची बोला जाता है। और वह एंजाइम जो डीएनए को काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। ध्यान दीजिए, जो काटता है उसे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज कहते हैं। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है, कई बार क्वेश्चन आया है। तो काटने वाले को बोलेंगे प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है ना। और जबकि डीएनए खंडों को जोड़ने वाला एंजाइम को लाइगेज बोलते हैं। तो ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर इनको याद कर लीजिए। जोड़ने वाले को बोलेंगे लाइगेज और तोड़ने वाले को क्या बोलेंगे, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शन करता है उसको बोलते हैं एंडोन्यूक्लियेज, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इतनी आपको जो टिप्पणियां मैंने बताई तो कर लीजिएगा। चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी हैं। प्रतिबंधन एंजाइम हो गया, इसके अलावा आपका यहाँ पर बीटी कपास हो गया, ठीक है, इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर इंटरफेरॉन, इसको कर लेना है। फिर आपका यहाँ पर प्रतिरक्षा यानी इम्यूनिटी, ये क्या होती है, इसको कर लेना है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आपको मैं करा दूंगा अभी। तो अब यहाँ पर ओपियाइड्स, इसको कर लेना है। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसको कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट इसका नहीं कराया था, इसको कर लीजिए, ठीक है ना। और इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका आता है अपूर्ण प्रभाविता, इसका भी आप कर लीजिए, बाकी डायग्राम मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद सह प्रभाविता को आप कर लीजिए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है बहुभ्रूणता, तो इसको भी आप कर लीजिए, ठीक है ना। और ये जो पॉइंट मैंने बताया इन पॉइंट्स को जरूर आप लोग याद रखिएगा। अगला आपके सामने यहाँ पर आता है अनिषेक फलन। तो टोटल ये बायोलॉजी की आपकी 10 महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं जिनको आपको बोर्ड एग्जाम से पहले बिल्कुल तैयार कर लेना, जस्ट इस वीडियो देखने के बाद, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो आपको ऐसे ही और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर मिलने वाला है, तो चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।